हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पब्लिक जो पीटी पीपी पीपीटी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ जो जिस चीज़ों से क्वेश्चन आती है उन्हीं को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन उसी पॉइंट से ही आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए, विद्युत धारा एक इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है फ्लो होने वाले करंट के बेस पे रहती है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके फॉर्मूले पे जाएंगे, या मान सिंपल देखेंगे कि फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कैसे? देखिए, इसको अगर हम फॉर्मूला के टर्म्स में प्रेजेंट करें, ठीक है, ये रहा। देखिए, I जो है करंट है, Q जो है फ्लो ऑफ चार्ज है, T है टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई चार्ज है समय के सापेक्ष में कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ करंट कहेंगे। ठीक है, सिंपल। इसका मात्रक होता है एम्पियर। ध्यान दीजिएगा कि ये करंट का ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर। ये फॉर्मूला बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर की आपका विद्युत धारा एक कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है। ठीक, सब इसके लिए आप एक कंडक्टर की पीस को एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ में कंडक्टर में ऑलरेडी चार्जेस होती हैं आपकी। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का आपका चार्ज है, बट वो उसका चार्ज पोलैरिटी होता है सिर्फ माइनस। ठीक है, तो इसमें हम दोनों ले रहे हैं, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस जो है प्लस से माइनस क्यू की ओर फ्लो होगा। तभी तो मैंने कहा था उस सूत्र में, देखिए यहाँ लिखा था I इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो। मतलब चार्ज कंटिन्यू चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी आपका करंट क्या है, कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके फ्लो, नंबर ऑफ फ्लो होने वाले करंट उतना ही आपका उतना ही फ्लो होगा। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि हमेशा करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। सबसे इसके बाद आते हैं, अगर आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई, करंट वोल्टेज, तो ओम्स लॉ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1828 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक, ध्यान दीजिए, इस नियम के अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V मीन्स द अप्लाइड वोल्टेज और I क्या है, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जब किसी कंडक्टर पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन उसमें अप्लाइड किए हुए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में कहूँ तो जब किसी चालक के दोनों सिरों पे विभवांतर अप्लाई किया जाता है तो उसमें फ्लो होने वाले करंट उसमें अप्लाइड किए हुए वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटता है उसके बदले एक कांस्टेंट आता है, तो ये है आपका कांस्टेंट आर। ठीक है, यही आर जो है एक, इसको अपने नाम से रख दिया है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, और इसका मात्रक होता है ओम, जो कि साइंटिस्ट का नाम ओम से था, इसलिए उन्होंने इसका अपने नाम पे ही रख दिया इसे, ओम। ठीक है, अब देखते हैं कि आर फैक्टर क्या है। आर जो है रेजिस्टेंस है। हम चाहते हैं कि तार में करंट आसानी से फ्लो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको अपोज कौन करता है? आर। रेजिस्टेंस मीन्स एक तरह का बैरियर है, किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे तार में करंट इतना अच्छा फ्लो क्यों नहीं हो पाता, वो रेजिस्टेंस से डिपेंड करता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो है क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब कैसे रोकता है? देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब तार की लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा और वो करंट को उसको फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब तार की मोटाई जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही उसका कम होगा। मीन्स अच्छे मोटा, अगर तार की मोटाई ज़्यादा होगा तो उसमें करंट आसानी से फ्लो होगा। तीसरा चीज़ देखते हैं, ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपका तार किस चीज़ का बना है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है कि चांदी का है।
ठीक है? तो जैसे चांदी का रहा तो उसमें करंट और तेज़ी से फ्लो होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये 3 फैक्टर है जिस पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक? ओम्स लॉ में और ख़ास चीज़ जो ध्यान देने लायक है वो है इसका ग्राफ, ठीक है? इसके बाद मैं क्वेश्चन कवर करूँगा, पहले अपन ग्राफ पढ़ लेते हैं। ये रहा ग्राफ, ठीक है? देखिए, ये नीचे एक्सिस में आपका आई है, ऊपर वी है, ये उल्टा हो, ध्यान दीजिए कि वी के बेस पे आपका आई वेरी करता है, ठीक है? तो जब भी हम वोल्टेज जितना बढ़ाते जाते हैं, तो ये मान लीजिए ये थोड़ा-सा उल्टा बना हुआ है, वी इधर रहेगा, आई ऊपर रहेगा, ठीक है? तो वी हम अप्लाई करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आई भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में क्या था, वो प्रोपोर्शनल था, इसलिए वो क्या था, एक डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन था। लेकिन हमारे बाहरी दुनिया में क्या है, तापमान, प्रेशर, ये सब क्या है, कांस्टेंट नहीं होता, जिस कारण से इसका ओरिजिनल ग्राफ थोड़ा-सा यहाँ से बेंड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ओम्स लॉ हमेशा डिपेंड करता है कि ये वर्क करेगा कहाँ, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बट बाहर दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ जो है यहाँ से थोड़ा-सा बेंड हो जाता है, ठीक है? आगे मैं कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में।